हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री बॉक्स में। आज हम लेकर आए हैं ब्योमकेश बख्शी की एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। शैल रहस्य। पहाड़ों की शांत वादियां, ठंडी हवा और दूर कहीं से आती घंटियों की आवाज। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कभी कभी सबसे शांत जगहों में सबसे गहरे रहस्य छिपे होते हैं। इस कहानी में ब्योमकेश पहुंचता है उन वादियों में जहां लोग कम हैं, पर सवाल ज्यादा। अजीब दुर्घटनाएं, अनसुलझी मौतें और हर घटना के पीछे एक ऐसा सच जो पहाड़ों की चट्टानों जितना कठोर है। ब्योमकेश अपनी तेज नजर और तर्क से परत दर परत इस रहस्य को खोलता है। पर सवाल यह है, क्या सच वाकई सतह पर है या किसी और गहरी अंधियारी परत में छिपा हुआ? आइए रहस्य की इस यात्रा पर चलते हैं, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, राज भी समेटे हुए हैं। शुरू करते हैं शैल रहस्य। कोलकाता की बारिश का अपना ही मिजाज होता है। कभी महीन सी बूंदें जैसे किसी ने आसमान से धागे टांक दिए हों, और कभी अचानक ऐसी बरसात कि सड़कों की परछाइयां भी बहने लगें। उस शाम भवानीपुर की गलियों से ज्यादा दूर नहीं, बालीगंज की एक पुरानी हवेली के बरामदे में अजीत सिगरेट सुलगाते हुए खड़ा था। धूप पूरे दिन नहीं निकली थी, हवा में सीलन थी और घर के भीतर से आती केरोसिन की गंध उसे एक पुराने किस्से की शुरुआत जैसी लग रही थी। ब्योमकेश अंदर अपनी मेज पर झुका कुछ लिख रहा था। दीपक की लौ सीधी थी, जैसे हर बात का जवाब उसी लौ की स्थिरता में छिपा हो। अजीत ने कहा, लगता है आज कोई नहीं आएगा। कल भी तो कहा था कोई आदमी आने वाला है, भूतों का केस लेकर। ब्योमकेश ने सिर उठाया नहीं, बस कहा, भूतों का नहीं अजीत, भूत के नाम पर चल रहे झूठ का। और सच कहूं, झूठ अगर भूत का रूप ले ले तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। अजीत हंस पड़ा। मतलब आज रात तुम कब्रिस्तान में तर्क सुनाने जाओगे? कब्रिस्तान नहीं, वो बोला, एक ऐसे घर में जहां लोग जिंदा हैं लेकिन नींद मर गई है। घड़ी ने 8:30 बजाए। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक बार, फिर 2 बार। अजीत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी था, लगभग 45 साल का, लंबा दुबला, बारिश से भीगा हुआ। चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सा संयम, आंखों के नीचे गहरी लकीरें। क्या आप ही ब्योमकेश बख्शी हैं? जी, ब्योमकेश ने धीरे से कहा। अंदर आइए। आदमी ने भीगे जूते उतारे, थैले को मेज पर रखा। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द स्पष्ट था। मेरा नाम नलिन सन्याल है। मैं बालीगंज में रहता हूं और मैं थोड़ा परेशान हूं। किस बात से? ब्योमकेश ने पूछा। मेरे घर में कोई है, या कहिए कोई आता है जिसे हम देख नहीं पाते। अजीत ने भौहें ऊंची की। भूत? आप चाहें तो उसे भूत कह लिए, पर वो सिर्फ रात को आता है। दरवाजा खुला मिलता है, घड़ी रुक जाती है और मेरी पत्नी कहती है कि कोई उसके कमरे के चारों तरफ चल रहा है। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, और आप? मैंने कभी देखा नहीं, पर महसूस किया है। वो हवा नहीं है, वो कोई मौजूदगी है। हर बार जब वो आती है, कमरे का तापमान गिर जाता है। अजीत ने थोड़ा हंसकर कहा,
और आप चाहते हैं कि हम भूत पकड़ें? नहीं, नलिन ने कहा, मैं चाहता हूं आप सच पकड़ें, क्योंकि या तो कोई हमें डरा रहा है या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए। व्योमकेश ने सिगरेट जलाते हुए कहा, आपका घर पुराना है? बहुत पुराना, ब्रिटिश जमाने का। दीवारें मोटी, कमरे ऊंचे और तहखाना भी है। तहखाना? हाँ, मेरे दादा के जमाने का, जहां पुराने कागज और फर्नीचर रखे हैं। मगर अब कोई उधर जाता नहीं। व्योमकेश ने थोड़ा सोचा। आपके यहां कितने लोग रहते हैं? मैं, मेरी पत्नी लता, एक बुजुर्ग नौकर हरिपदा और कभी कभी मेरी भतीजी कुसुम। घर की ऊपरी मंजिल हमने बंद कर रखी है। कहते हैं वहां कभी कोई मर गया था। अजीत थोड़ा चकित हो गया। और आप वहां रह रहे हैं? नलिन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कोलकाता में कौन सी इमारत है जहां कभी कोई ना मरा हो? व्योमकेश ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, और भूत कब से आने लगा? लगभग 3 सप्ताह से। पहले एक रात घड़ी रुक गई, दूसरी रात मेज से एक किताब गायब, तीसरी रात कमरे का दिया अपने आप बुझ गया। मैंने नौकर से पूछा तो वो कहने लगा, साहब वो फिर आ गई। मैं पूछा कौन? तो बोला, जिसकी आवाज सीढ़ियों से आती है। अब हर रात वो आवाज आती है, धीरे सांस लेने की तरह। व्योमकेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, आपके घर में किसी की मौत हाल ही में हुई? नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी रंजन बाबू 3 महीने पहले गायब हो गए थे। लोग कहते हैं वो पैसों के झगड़े में भाग गए, पर उनकी पत्नी कहती हैं रात को वो हमारे बंगले के पास देखे गए थे। अजीत ने कहा, तुम्हारा घर तो कहानी का संपूर्ण मंच लगता है, और यही मंच हमें कल रात देखना है। व्योमकेश ने कहा, मगर पहले एक बात सुनो नलिन बाबू, अगर मैं आपके घर आऊं और वहां कोई आवाज वाकई हो तो आप उसका सामना करने की हिम्मत रखेंगे? मैंने अब डरना छोड़ दिया है, नलिन ने धीरे से कहा। अब सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या वो कोई आदमी है या वाकई कुछ और? ठीक है, व्योमकेश ने सिगरेट बुझाई। हम कल रात आपके यहां आएंगे, लेकिन एक शर्त है, किसी को मत बताइए कि मैं आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी कभी भूत नहीं, इंसान हमसे ज्यादा डरते हैं। जब नलिन गया, कमरे में थोड़ी देर तक बारिश की आवाज ही रही। अजीत ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है यह कोई साधारण मामला है? कभी भी कोई मामला साधारण नहीं होता, व्योमकेश ने कहा। हर रहस्य 2 स्तरों पर चलता है, एक जो लोग दिखाते हैं और एक जो वो छिपाते हैं। यहां लोग भूत दिखा रहे हैं, इसका मतलब कुछ और छिपा है। हम उस छिपे हिस्से तक पहुंचेंगे। अजीत ने हंसकर कहा, तुम कह रहे हो भूत नहीं होगा? भूत अगर होता भी है तो उसका सबसे पहला घर इंसान का दिमाग होता है। अगले दिन रात को 9:30 बजे बालीगंज की वही हवेली बारिश से भीगी हुई थी। ऊपर से लटकते बल्बों की पीली रोशनी पानी की बूंदों पर टूट रही थी। हर इमारत के भीतर कभी कभी इतिहास सोता है और कभी कभी वो जाग जाता है। दरवाजा खुला तो हरिपदा खड़ा था, सफेद धोती, कपकपाती आवाज, आइए साहब, मालिक ऊपर कमरे में इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियां लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराहट का संगीत था।
अजीत ने धीरे से कहा, ये घर तो अपने आप में भूत है। ऊपर पहुंचकर नलिन ने उन्हें बैठक में ले जाया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी मेज थी। दीवारों पर पुरानी तेल पेंटिंग्स और कांच की अलमारियों में अजीब सी चीजें, खोपड़ी, सूखे फूल, पुराने घड़ी के पुर्जे। व्योमकेश ने पूछा, इन चीजों का क्या है? नलिन ने कहा, मेरे दादा रसायन के प्रोफेसर थे, ये उनके प्रयोगों की यादें हैं। और भूत? वो शायद उनकी ही गलती का नतीजा है। मतलब? दादा कहते थे कि मृत्यु और विज्ञान के बीच सिर्फ एक सूक्ष्म रेखा है। उन्होंने उस रेखा को छूने की कोशिश की थी। उसके कुछ दिन बाद वो मर गए और तब से ये आवाजें आती हैं। अजीत थोड़ा परेशान हुआ। तुम कह रहे हो ये वैज्ञानिक भूत है? शायद। व्योमकेश ने धीरे से कहा, हर वैज्ञानिक कभी न कभी अंधविश्वास से लड़ता है। आपके दादा शायद हार गए थे, पर हम देखेंगे कौन जीता था। रात के 11 बजे तक सभी कमरे अंधेरे हो गए। सिर्फ एक कमरा था जहां दिया जल रहा था, वही जिसमें व्योमकेश और अजीत रहे। हरिपदा ने उनके लिए चाय लाई और धीरे से कहा, साहब, अगर आवाज आए तो सीढ़ियों की तरफ मत जाइए। क्यों? अजीत ने पूछा। क्योंकि वहीं से वो आती है, उसने धीमे से कहा और चला गया। घड़ी ने 12 बजाए। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ पंखे की आवाज और कभी कभी बिजली की गूंज। अचानक नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई, एक कांच का गिलास शायद। फिर हल्की सी हवा का झोंका और दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। अजीत कुर्सी से उठ गया। देखा तुमने? व्योमकेश ने धीरे से कहा, शांत रहो, हर चीज का एक कारण होता है। लेकिन अगले ही क्षण दिया बुझ गया। अंधेरा ऐसा था जैसे कमरे ने अपनी सांस रोक ली हो। बाहर गलियारे से कदमों की आहट आई, धीमी, नपी तुली। सीढ़ियां चरमराईं, 1 2 3। और फिर वही आवाज जो नलिन ने बताई थी, किसी के धीरे धीरे सांस लेने जैसी। अजीत ने फुसफुसाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की सुई अटक गई। टिक, और फिर थम गई। व्योमकेश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली, रोशनी दरवाजे पर डाली। दरवाजे के बाहर हवा नहीं थी, मगर पर्दा अपने आप हिल रहा था। अजीत, उसने कहा, यह हवा नहीं, यह कोई संकेत है। किसी ने इस घर में कोई व्यवस्था बनाई है जो इन घटनाओं को रचती है। अजीत ने घबराकर कहा, मतलब कोई इंसान कर रहा है, या कोई ऐसा जो इंसान की तरह सोचता है लेकिन इंसान नहीं बन पाया। और तभी नीचे से एक भारी धमाका हुआ, जैसे किसी ने लोहे का दरवाजा बंद किया हो। व्योमकेश बोला, चलो अब देखते हैं इस भूत का असली नाम क्या है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और बारिश ने शहर को धीमी, ठंडी चादर में लपेट रखा था। बालीगंज की पुरानी हवेली में दीवारें नमी से फूल रही थीं, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और गलियारों में पुराने पेंट की गंध तैर रही थी। उसी हवेली के मध्य कमरे में, जहां खिड़की के पल्ले भीतर की ओर कसकर बंद थे, दिया फिर से जलाया गया था। लेकिन लौ बार बार पतली होकर कांप जाती, मानो हवा में कोई अदृश्य उंगली उसे झकझोर देती हो। व्योमकेश मेज के किनारे झुका था,
और अजीत उसके सामने कुर्सी पर दोनों ने अपने शब्दों को भी साइलेंस में रख छोड़ा। टॉर्च तैयार रखो, अजीत ने धीमे कहा। अगर दिया बुझा तो मैं खिड़की की ओर जाऊंगा। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। नहीं, जो भी व्यवस्था यहां बनी है वह हमारी बेचैनी से ताकत लेती है। पहले उसकी लय समझेंगे, फिर कदम उठेगा। उसने कलाई घड़ी पर नजर डाली। सुइयां वहीं अटकी थीं जहां कुछ देर पहले रुक गई थीं। वह मुस्कुराया। समय नहीं रुका, घड़ी रुकी है, इसलिए हमें समय नहीं घड़ी का कारण चाहिए। नीचे के बरामदे से कांच के हल्के सरकने जैसी आवाज आई। ब्योमकेश ने धीमे स्वर में कहा, यह हवा नहीं, रस्सी और कड़ी का खेल है, ऊपर से नियंत्रित। पर्दे की हलचल भी उसी का हिस्सा है। पुली, पतली डोर और कोण, किसी ने धैर्य से सिला है यह डर। इतनी बारीकी से कोई क्यों करेगा? अजीत ने पूछा। क्योंकि उसका मकसद बड़ा है, ब्योमकेश ने कहा, और बड़ा मकसद धैर्य मांगता है। याद रखो, भूत को बनाने में सबसे पहले इंसान लगता है। सीढ़ियों से कदमों की आहट फिर उभरी, धीमी, नपी तुली, जैसे कोई दीवार के सहारे उंगलियां फेरते ऊपर आ रहा हो। इस बार दिया नहीं बुझा, लेकिन लौ और पतली हो गई। ब्योमकेश ने टॉर्च की किरण चौखट पर रोकी। लकड़ी पर ताजा खरोंच थी, ठीक उसी ऊंचाई पर जहां पर्दे का छल्ला रुक सकता था। उसने धूल हटाई, नीचे का रंग साफ निकला। आज की है, वह बुदबुदाया। और इस कोण का मतलब है कि डोर इधर खींची, यानी ऊपर हलचल है, चाहे तालों पर धूल क्यों ना हो। लेकिन नलिन ने कहा था, ऊपर सब बंद। अजीत ने कहा, लोग जो कहते हैं वही सच नहीं। ब्योमकेश ने मुस्कान रोकी। पहले इस कमरे की भाषा पढ़ते हैं। कांच की अलमारी में पुरानी घड़ियां, कुछ रासायनिक बोतलें और लकड़ी का छोटा बक्सा था। बक्से के ढक्कन पर सूखी मोम की पतली धार थी। बक्सा खुला तो अंदर धातु की कुंडी, 2 छोटे पुली चक्र और बंधी रेशमी डोरी मिली। पहला बयान, ब्योमकेश ने कहा, यंत्र घर में बने और यहीं छुपे। सवाल, यहां छोड़ने की हिम्मत क्यों? या जल्दबाजी, या भरोसा कि डर आंखें बंद कर देगा? उसी समय दरवाजे पर हरिपदा ने दस्तक दी। साहब, मालिक पूछते हैं सब ठीक? उसकी आवाज कांप रही थी। दालान में हवा अपने आप चल रही है। और घड़ी फिर रुक गई। ब्योमकेश ने पूछा, तुम्हारी जेब घड़ी? हरिपदा ने सस्ती घड़ी दिखाई। चल रही है। अच्छा, ब्योमकेश बोला, हमें वही जगह दिखाओ जहां हवा चलती है। तीनों गलियारे में आए। लंबा दालान, बाईं दीवार पर तेल चित्र, दाहिनी ओर खिड़कियां। एक खिड़की के ऊपर पतली दरार थी जो बाहर बरामदे तक जाती लगती थी। यह दरार, ब्योमकेश ने छुआ। हवा का नहीं, खिंचाव का निशान। ऊपर रस्सी, नीचे हल्का पर्दा। हल्का झटका, पर्दा हिले, हम समझें हवा। और कांच टूटने की आवाज? अजीत ने पूछा। रस्सी के सिरे पर छोटी शीशी बंधी हो, लकड़ी से टकराए, गिरे, फिर दूसरी डोर से खिंचकर ऊपर लौट आए। स्वर वैसा ही बनेगा, वस्तु हाथ ना आएगी। हरिपदा फुसफुसाया, कभी कभी सीढ़ियों से साया ऊपर जाता दिखता है। साया रोशनी का बेटा है, ब्योमकेश बोला। किसी ने रोशनी और धागे ऐसे रखे कि साया वहीं पड़े जहां डर चाहता है।
वे ऊपर गए। लकड़ी की सीढ़ियां उम्र सुनाती। पहली मंजिल का बरामदा बंद था। ताले की कुंडी के पास ताजी खुरच थी। ताला ठंडा था। हाल फिलहाल खोला बंद हुआ। ब्योमकेश ने कहा, चाबी किसके पास? मेरे और मालिक के, हरिपदा बोला। कभी लगता है ताला अपने आप खुल गया। ताला खुद नहीं खुलता, ब्योमकेश ने कहा। डुप्लीकेट या तार, दोनों इंसानी। कमरा खुला। धूल जमी थी, पर कुछ जगहें साफ, खिड़की के पास और छत के कोने में। वहीं छोटा पुली तंत्र था। पतली डोर छल्ले तक उतरती थी। यही डर का यंत्र, उसने कहा। नीचे से खींचो। ऊपर पुली घूमे, पर्दा हिले, घड़ी रुके, दिया कांपे। दूसरी ओर छोटी मेज पर रसायन की शीशियां थीं। सोडियम थायोसल्फेट, अमोनिया और एक अनलेबल्ड बोतल। ब्योमकेश ने ढक्कन सूंघा। हल्की तीखी गंध। रसायन यहां क्यों? उसने बुदबुदाया। दादा की यादें नीचे और यह प्रयोग ऊपर। कड़ी बन रही है। अचानक नीचे से चीख उभरी। लता का स्वर। हरिपदा भागा। ब्योमकेश ने अजीत की बांह थामी। पहले टॉर्च, फिर निशान। वे नीचे दौड़े। बैठक में लता कुर्सी पकड़कर खड़ी थी, चेहरा फक। अभी, वह बोली। खिड़की अपने आप खुली, पर्दा जोर से हिला और यह घड़ी रुक गई। दीवार की घड़ी 12:46 पर थमी थी। ब्योमकेश ने घड़ी उतारी, पीछे की प्लेट खोली। अंदर पतला स्टील सेकंड हैंड को जकड़े था। पीठ तक पहुंच, यानी घर का आदमी या अंदर आने का अभ्यास, उसने कहा। नलिन घबरा उठा। क्या हरिपदा? नाम लेने की जल्दी मत कीजिए। ब्योमकेश ने देखा। डर सबसे पहले मासूम का नाम खराब करता है। हमें पैटर्न देखना है। किस रात, किस वक्त, किस जगह, और समझना है कि इस तमाशे का लाभ किसे है। लाभ? अजीत ने पूछा। हां, वह बोला। झूठ बिना लाभ नहीं फलता। किसे फायदा कि यह घर हॉन्टेड कहलाए? किसे फायदा कि रात में लोग कमरे से न निकले? किसे फायदा कि तहखाने में कोई ना उतरे? तहखाना? नलिन ठिठका। हां, ब्योमकेश ने सीधा देखा, क्योंकि ऊपर की आवाजें अक्सर नीचे का सच ढंकती हैं। लता बोली, तहखाने में तो पुराने कागज, टूटा फर्नीचर। पुराना फर्नीचर नए राज्य भी संभालता है, ब्योमकेश ने कहा। सुबह देखेंगे। अभी पहरा तय। नलिन अपनी पत्नी संग, हरिपदा बरामदे पर, और हम यहां 3 दिशाएं निगाह में। रात और गहरी हुई। पंखे की घरघराहट और बाहर रिमझिम साथ साथ बजती रहीं। घड़ी ने 1 बजाए। मध्य गलियारे में अचानक धूल हल्के से उछली, जैसे किसी अदृश्य डोर ने झटका दिया हो। टॉर्च की किरण पड़ी तो धातु चमकी। ब्योमकेश ने बिना शोर हाथ बढ़ाकर डोर पकड़ ली। रेशमी, बहुत महीन, सिरे पर टिन का छोटा टुकड़ा। यही हिलाता है पर्दा, उसने फुसफुसाया। अब देखो यह जाता कहां है। डोर दीवार के मोड़ पर एक महीन छेद में घुसती थी। कान सटाकर सुनने पर उस पार से हल्की चरमराहट आई। कोई है, उसने इशारा किया। वह सीधे नहीं दिखेगा। वह हमें दौड़ाएगा ताकि हम कारण भूल जाएं। तभी तहखाने की दिशा से धातु गिरने की तेज आवाज गूंजी। नलिन लता कमरे से निकले। हरिपदा दालान में आ खड़ा हुआ। नीचे से? हरिपदा बोला। कसम से नीचे से। यही वक्त।
व्योमकेश ने कहा, सब यहीं रहें। अजीत, चलो। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का, किनारों पर जंग, कुंडी नई, लकड़ी के चारों ओर ताजे कटाव। नलिन की चाबी से ताला खुला। नम फिसलन भरी सीढ़ियां और नीचे ठहरा अंधेरा जिसमें टॉर्च की किरण में धूल तैर रही थी। बक्सों की कतार, दीवार से टिके पुराने शीशे, तख्त और एक कोने में कैनवास से ढका सामान। हवा में कागज, सीलन और हल्की रासायनिक गंध। ऊपर की शीशियां, यहां की गंध कड़ी बन रही है। व्योमकेश ने कहा। कैनवास हटा। नीचे लकड़ी का बड़ा संदूक निकला। ताला नहीं, पर जकड़ मजबूत। खुला तो कागज के पुलिंदे, रजिस्टर, बैटरी, तार, छोटे स्विच, जुड़े बिखरे उपकरण। यही भूत की बिजली। उसने कहा। सूक्ष्म तार से दिया कांपे, स्टील से घड़ी रुके, पुली से पर्दा हिले। पीछे हवा हल्की सी हिली, जैसे कोई दौड़कर गुजरा हो। सीढ़ियों के मोड़ पर परछाई लहराई और गायब। देखा? अजीत ने फुसफुसाकर पूछा। देखा? व्योमकेश बोला। और इतना भी कि वह चाहता है हम उसे देखने में उलझे रहें, नाम तक न पहुंचे। वे ऊपर लौटे। दीवार के कोने पर उंगलियों की पतली लकीरें दिखीं। साफ, छोटे हाथों की पकड़। यह नलिन के नहीं, व्योमकेश ने कहा। हरिपदा के भी नहीं। उसके नाखून खुरदरे हैं। यह किसी ऐसे के हैं जो हाथ साफ रखता है। कुसुम। कुसुम? वह तो भोली। अजीत चौंका। भोले चेहरे यंत्र नहीं बांधते, व्योमकेश ने कहा। पर वे किसी के कहने पर धागा खींच देते हैं। सुबह उससे पूछना है। घटनाएं धीरे धीरे थमी। दिया स्थिर, घड़ियां फिर चलने लगीं और बाहर की बारिश बूंद बूंद होकर रह गई। व्योमकेश ने नोटबुक में लिखा। डोर, पुली, स्टील, तहखाना, गंध, छोटे हाथ, लाभ। अब कहानी आवाज नहीं आकार है, उसने कहा। भूत की देह हमेशा इंसानी उंगलियों से बनती है। और डर? अजीत ने पूछा। डर वही रोशनी है जो गलत जगह पड़े। वह मुस्कुराया। हम उसे सही जगह डालेंगे। पूर्व में आकाश हल्का हुआ। यह रात लंबी थी, पर छिपे यंत्र सामने आ चुके थे। अगला कदम, नाम तक पहुंचना और उसके पीछे का मकसद। व्योमकेश ने खिड़की खोली। भीतर अब वह घुटन नहीं थी जो कुछ देर पहले दौड़ रही थी। सुबह, उसने कहा। अक्सर सबसे बड़ा तर्क होती है, और आज तर्क यही कहता है। यह हॉन्टेड नहीं, व्यवस्थित है। अब बस उस हाथ तक पहुंचना है जो डोर खींचता है। आज और जब नाम सामने आएगा, डर की आखिरी परत भी टूटकर शांत सच्चाई में बदल जाएगी। सुबह धूप के साथ नहीं, बेचैनी के साथ आई थी। हवेली की दीवारें रात की नमी से अब भी भीगी थीं, और आंगन में पड़े पेड़ से गिरती बूंदें टीन की छत पर छोटे छोटे सवालों की तरह टकरा रही थीं। व्योमकेश ने खिड़की खोली। हवा भीतर आई तो हल्की गंध फिर वही थी। पुराने कागज और रसायन की मिलीजुली पहचान। उसने नोटबुक पलटी। पिछली रात के निशान देखे। डोर, पुली, तहखाना, छोटे हाथ, लाभ। वही सूत्र आज सुबह की जांच की दिशा तय करने वाले थे। अजीत ने हांफते हुए कहा। कसम से,
रात भर नींद नहीं आई। हर आवाज में लगता था कोई फिर सीढ़ियां चढ़ रहा है। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, नींद वहीं टूटती है जहां डर हावी होता है, पर डर के पीछे तर्क रहता है, और जब तक तर्क को पकड़ न लो भूत बार बार लौटेगा। उसने अजीत की ओर देखा। अब हमें वो हाथ चाहिए जिसने डोर बांधी। हरिपदा चाय लेकर आया। उसकी आंखें लाल थीं। साहब, आज सुबह से कुसुम बिटिया ऊपर के कमरे में बंद हैं। कहती हैं किसी से नहीं मिलना। क्यों? ब्योमकेश ने पूछा। पता नहीं खा साहब, शायद रात को कुछ देखा हो। ब्योमकेश ने कप रखकर कहा, कभी कभी देखने से ज्यादा डर सुनने से पैदा होता है। चलो देखते हैं उसने क्या देखा। ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां नमी से फिसलन भरी थीं। दरवाजा भीतर से बंद था। ब्योमकेश ने आवाज दी, कुसुम, मैं ब्योमकेश बोल रहा हूं, दरवाजा खोलो, डर कम होगा। कुछ देर बाद अंदर से धीमे कदमों की आहट और कुंडी की खट। दरवाजा खुला तो अंदर हवा भारी थी। खिड़की बंद, पर्दे गीले और मेज पर किताबें उल्टी पड़ी थीं। कुसुम की आंखों में रात की थकान थी। आप लोग फिर आए? उसने कहा। फिर नहीं, अब सच में आए हैं, ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा। सुना है तुमने कुछ देखा? नहीं देखा, पर सुना। वह बोली, रात को किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत पास से, जैसे मेरे कान में। अजीत सिहर गया। किसी ने नाम लिया? हां, धीरे से। कुसुम, रस्सी मत खींचो। मैंने दिया जलाया तो कुछ नहीं था, और फिर नीचे से कोई चीख। ब्योमकेश ने उसके हाथों की तरफ देखा। उंगलियों पर नीले रंग की हल्की परत थी। ये रंग कहां से? उसने पूछा। कल शाम मैं दादा की बोतलों की सफाई कर रही थी, पेंट जैसा कुछ गिर गया। कौन सी बोतल? पता नहीं, लेबल नहीं था, उसमें नीला द्रव था। उसने मेज से कपड़ा उठाकर दिखाया, नीले धब्बों वाला। ब्योमकेश ने कपड़े को रोशनी में देखा। अमोनिया मिश्रण, उसने कहा, यानी वही रसायन जो तहखाने की बोतल में मिला। अजीत ने धीरे से कहा, मतलब उसने भी उस यंत्र को छुआ, या उससे किसी ने छुआवाया? ब्योमकेश बोला, कुसुम, क्या कोई तुमसे कहता था कि ऊपर की खिड़की खोल दो, रस्सी खींच दो? कुसुम की आंखें बड़ी हो गईं। हरिपदा कहता था, रात को हवा बदलना जरूरी है। वो कहता था, इससे वो शांत रहता है। हरिपदा, ब्योमकेश ने दोहराया, तो वह तुम्हें हवा बदलने भेजता था और उसी वक्त नीचे पर्दे हिलते थे? कुसुम बोली, शायद हां। अच्छा, अब तुम आराम करो, उसने कहा। नीचे लौटते हुए अजीत ने पूछा, तो खेल हरिपदा का है? नहीं, ब्योमकेश ने धीरे से कहा, हरिपदा सिर्फ औजार है, असली खिलाड़ी वो है जिसे लाभ मिलेगा। वे बैठक में पहुंचे। नलिन वहां चिंतित बैठा था। मैंने सुना रात को तहखाने में आप गए, उसने कहा, मगर कुछ समझ नहीं आया। समझ तो बहुत कुछ आया, ब्योमकेश ने कहा, पर जवाब से पहले सवाल तय करना होता है। बताइए, आपके दादा के प्रयोगों का क्या हुआ था? नलिन ने कहा, उन्होंने मृत्यु को रोकने का दावा किया था। कहते थे कि रसायन से स्मृति को स्थिर किया जा सकता है, पर एक दिन प्रयोग के दौरान गैस बनी और वो गिर पड़े।
तो कागज मैंने सब तहखाने में रख दिए। कुछ साल बाद चाचा ने कहा उन्हें बेच दो, पर मैं नहीं चाहता था। और अब कोई चाहता है? व्योमकेश ने कहा, इसीलिए यह नाटक। अजीत ने पूछा, मतलब कोई उन कागजों के पीछे? हां, व्योमकेश ने कहा, और डर सबसे आसान दीवार है जो ऐसे लोगों को ढांक लेती है। तो कौन? जिसके पास दिमाग है, पहुंच है, और जिसका मकसद पैसा या शक्ति। नलिन बोला, मेरे परिवार में तो कोई नहीं। कभी कभी परिवार वही होता है जो फायदा देखे। व्योमकेश ने कहा, कुसुम का पिता? वो हमारे गांव में हैं। फिर कोई और? कौन आता था यहां? नलिन ने सोचा, मेरे दादा के पुराने शिष्य प्रोफेसर रॉय। वो अक्सर तहखाने के दस्तावेज देखने आते थे। कब आखिरी बार आए? 3 हफ्ते पहले। व्योमकेश मुस्कुराया, 3 हफ्ते पहले ही तो यह भूत जागा। अजीत ने कहा, मतलब वही है? शायद। व्योमकेश ने कहा, पर अभी प्रमाण नहीं। हमें देखना होगा कि कौन सा यंत्र उसने खुद बनाया और कौन यहां के सामान से बना। उसने तहखाने का नक्शा मेज पर फैलाया। ये देखो, छत की डोर सीधे इस कोने से आई। यहीं से रसायन की शीशियां गायब थीं। प्रोफेसर रॉय अगर जानकार हैं तो वही इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। पर वो खुद क्यों आएंगे? शायद नहीं आए, किसी को भेजा और हरिपदा के जरिए ऊपर का माहौल बनाया। दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिपदा का चेहरा पीला था। साहब, प्रोफेसर रॉय आए हैं। व्योमकेश ने कहा, अंदर बुलाओ। एक बूढ़ा आदमी, लगभग 60 के पार, सफेद बाल, पतली मूछें और आंखों में ठंडा आत्मविश्वास। मैंने सुना आप तहखाने में गए, उसने कहा। हां, व्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, और बहुत कुछ देखा। आपकी जिज्ञासा सराहनीय है, रॉय ने कहा, पर वह जगह वैज्ञानिक जोखिमों की है। वहां जो यंत्र हैं वे मृत रसायन से जुड़े हैं, जिनसे डरना चाहिए। डरना चाहिए या डराना चाहिए? व्योमकेश ने पलटकर पूछा। रॉय ने हल्की हंसी हंसी। आपका अंदाजा गलत भी हो सकता है और सही भी, व्योमकेश बोला। कभी आपने तहखाने का ताला खोला? क्यों खोलूंगा? क्योंकि ताले पर आपकी प्रयोगशाला की तेल की गंध है। आपकी बोतलें वही गंध देती हैं। रॉय चुप रहे। अजीत ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास प्रमाण? अभी नहीं, व्योमकेश बोला, पर हमारे पास सच की दिशा है। भूत का खेल तभी चलता है जब देखने वालों में भरोसा खत्म हो। आज रात हम उसे वहीं पकड़ेंगे जहां वह खुद को अदृश्य मानता है। रात फिर आई। हवेली ने पिछली रात की तरह खुद को मौन में डुबो दिया। बाहर बादल और भीतर तनाव। व्योमकेश ने कमरे की लाइट बंद की और कहा, आज कुछ नहीं बोलना, बस देखना। जिस वक्त पर्दा हिलेगा हम नहीं भागेंगे। हम देखेंगे कौन रस्सी खींचता है। घड़ी ने 12 बजाए। गलियारे में वही आहट। पर्दा हल्का हिला। अजीत की सांसें तेज। व्योमकेश ने फुसफुसाकर कहा, अब। टॉर्च जली। किरण सीधी सीढ़ियों के नीचे पड़ी। वहां कुसुम खड़ी थी, डर से जमी हुई। उसके हाथ में रस्सी का सिरा, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर मजबूरी। मैंने नहीं चाहा, वह बोली, मुझसे करवाया गया। किसने? प्रोफेसर रॉय ने। बोले,
इससे घर के भूत शांत होंगे। मैंने वही किया। नलिन के चेहरे पर अविश्वास था। रॉय? हां, व्योमकेश बोला। अब पहेली पूरी। रॉय दादा के प्रयोगों की कॉपी चाहते थे। कुसुम को डर दिखाकर रस्सी खिंचवाई, हरिपदा से आवाजें बनवाई ताकि तहखाने की पहुंच सिर्फ उन्हीं के पास रहे। आज रात वो आएंगे अपना संदूक निकालने। और हम? अजीत ने पूछा। हम उनका स्वागत करेंगे, अंधेरे में नहीं, रोशनी में। 3 बजे के करीब तहखाने का दरवाजा फिर हिला। रॉय अंधेरे में घुसे, हाथ में लैंप। पर इस बार उनके सामने टॉर्चें जल उठीं। व्योमकेश बोला, डर बेचने का कारोबार बंद हुआ प्रोफेसर। रॉय ने पलटने की कोशिश की, पर हरिपदा ने कुंडी बंद कर दी। व्योमकेश ने कहा, आपके पास विज्ञान था, पर आपने उसे भ्रम में बदला। जो ज्ञान डर फैलाए वह अंधकार है। रॉय चुप रहे, चेहरा झुका। पुलिस को बुलाया गया। सुबह जब सूरज ने दीवारों की सीलन सुखाई, हवेली का चेहरा जैसे पहली बार शांत लगा। कुसुम बरामदे में बैठी थी, आंखें नम लेकिन हल्की। व्योमकेश ने कहा, डर का इलाज केवल सत्य है, और आज तुम्हारा घर फिर इंसानों का घर बन गया। अजीत ने मुस्कुराकर कहा, तो भूत सच में था ही नहीं? भूत तो था, व्योमकेश बोला, पर इंसान के रूप में। हर बार वही लौटता है, नाम बदलकर, तरीका बदलकर। फर्क इतना कि अब हम उसे पहचानते हैं। उसने डायरी में लिखा, शैल रहस्य, एक भय की रचना, वैज्ञानिक का लालच और मासूम का उपयोग। भूत मर गया, पर इंसान बच गया। और दिया बुझने से पहले उसने धीरे से कहा, कभी कभी तर्क की रोशनी ही असली पूजा होती है। सुबह का सूरज हवेली की जालियों से छनकर फर्श पर गिर रहा था, पर दीवारों की नमी अब भी कल रात की कहानी सुना रही थी। बाहर चिड़ियों की आवाज थी, पर भीतर एक अजीब सी खामोशी। नलिन बरामदे में बैठा था, माथे पर पट्टी बंधी, और सामने व्योमकेश कागजों के बीच झुका हुआ था। अजीत खिड़की पर खड़ा था, हाथ में चाय का प्याला जिसे उसने पीना कब का छोड़ दिया था। हवा में हल्की राहत थी, पर भीतर की बेचैनी अब भी भटक रही थी। व्योमकेश ने धीरे से कहा, डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह भीतर से बाहर निकलता है। जब इंसान अपनी चाहत को सच साबित नहीं कर पाता, तो वह उसे डर में बदल देता है। अजीत ने कहा, तुम्हारा मतलब प्रोफेसर रॉय से है? हां, व्योमकेश ने उत्तर दिया। रॉय ने विज्ञान के नाम पर अपने लालच को तर्क बना लिया। जब वह खुद को सही साबित नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी असफलता को रहस्य का जामा पहनाया। जो काम प्रयोगशाला में न हो सका, उसे भूत की कहानी बनाकर लोगों की आंखों के सामने रचा। नलिन धीरे से बोला, मगर इतने साल बाद वो क्यों लौटे? व्योमकेश ने कहा, क्योंकि अपराध कभी मरता नहीं, बस वक्त के साथ अपनी शक्ल बदलता है। रॉय जानते थे कि तुम्हारे दादा के कागज अब तुम्हारे कब्जे में हैं। वो उन्हें बेचकर नाम और पैसा दोनों लेना चाहते थे, लेकिन सीधे हाथ डालना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने डर को हथियार बनाया। अजीत ने पूछा, और कुसुम? कुसुम मासूम थी, व्योमकेश बोला। उसने जो किया विश्वास से किया। उसे लगा वह किसी आत्मा को शांति दे रही है। लेकिन हरिपदा, जिसने बरसों उस घर की सेवा की, वही पहला मोहरा बना।
रॉय ने उसके अंधविश्वास को उकसाया। कहा, अगर रात में रस्सी हिलाओगे तो आत्मा शांत रहेगी। डर इंसान को वही करवाता है जो वह दिन के उजाले में कभी न करे। अजीत ने खिड़की के बाहर देखा और अब यह घर फिर इंसानों का घर है। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, पर सच यहीं खत्म नहीं हुआ। रॉय जैसे लोग सिर्फ पकड़े नहीं जाते, वे एक विचार छोड़ जाते हैं कि सच और छाया के बीच की रेखा कितनी धुंधली है। वह उठा और तहखाने की ओर चला गया। नलिन और अजीत पीछे पीछे। नीचे अब रोशनी थी। पुरानी सीलन सूखने लगी थी। बक्सों के ढक्कन खुले थे और दीवार के कोने में वही लकड़ी की मेज जिस पर रॉय के उपकरण रखे थे। व्योमकेश ने कहा, अपराध की असली पहचान उसके औजार में होती है। देखो, यह पुली, यह डोर, यह धातु सब इसीलिए बनाए गए कि लोग आंखों से जो देखें उसे मन में असंभव समझें। उसने मेज पर रखे संदूक का ढक्कन खोला। अंदर वही दस्तावेज थे, नलिन के दादा के प्रयोग। व्योमकेश ने कहा, ये कागज अब सुरक्षित रहेंगे। ये विज्ञान के नहीं, इतिहास के हिस्से हैं और इनका असली प्रयोग तभी होगा जब कोई इन्हें डर से नहीं, जिज्ञासा से पढ़ेगा। नलिन बोला, तुमने कल रात कहा था कि सच हमेशा दो परतों में चलता है, एक जो दिखता है और एक जो छिपा रहता है। क्या अब दोनों परतें खुल गईं? व्योमकेश मुस्कुराया। सच खुलता नहीं, सामने आकर खुद को साबित करता है। बस हमें इतना धैर्य रखना होता है कि हम उसके आने तक भ्रम में न खो जाएं। अजीत ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि रॉय जैसे लोग भी किसी भय से ग्रस्त थे? शायद, व्योमकेश ने कहा, हर अपराध के पीछे एक डर होता है, अपमान का, असफलता का, भुला दिए जाने का। रॉय को डर था कि उनका नाम मिट जाएगा, इसीलिए उन्होंने नाम बचाने के लिए दूसरों को डर में डुबो दिया। यही सबसे बड़ा अपराध है। तहखाने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, धूल के नीचे आधा मिटा हुआ। व्योमकेश ने उंगलियों से साफ किया। अक्षर अंग्रेजी में थे। टू कॉन्कर फियर इज टू रूल डेथ। उसने कहा, यह रॉय का नहीं, तुम्हारे दादा का लिखा हुआ है। यही वाक्य उनकी प्रयोगशाला की आत्मा था। शायद इसी को गलत समझकर रॉय ने मौत से खेलने की कोशिश की। अजीत ने धीरे से कहा, तो क्या वाकई मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है? व्योमकेश ने कहा, नहीं, पर भय पर विजय संभव है, और जो भय को जीत लेता है वह मृत्यु से आगे जीता है। वे ऊपर लौटे। लता बरामदे में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने धीमे स्वर में कहा, अब लगता है घर सांस ले रहा है। व्योमकेश ने कहा, कभी कभी घर भी इंसानों की तरह होते हैं। जब उनके भीतर का झूठ निकल जाए तो वे फिर से जिंदा हो जाते हैं। नलिन ने पूछा, अब आप क्या करेंगे? रॉय को पुलिस को सौंप दिया गया है। व्योमकेश ने कहा, कुसुम और हरिपदा को किसी दोष की जरूरत नहीं। वे डर के शिकार थे। असली न्याय तब होता है जब डर की जड़ पर वार हो, न कि उसकी शाखाओं पर। अजीत ने हल्की मुस्कान से कहा, तुम्हारा न्याय भी किसी दार्शनिक का लगता है, क्योंकि अपराध कभी सिर्फ कानून से नहीं, विवेक से भी तय होता है। व्योमकेश बोला, हम हर बार चोर पकड़ सकते हैं, मगर उसकी वजह को नहीं बदलते तो अपराध फिर लौट आता है।
इसलिए मैंने हमेशा वजह को समझने की कोशिश की है। बरामदे में धूप अब पूरी तरह उतर आई थी। दीवारों की सीलन सूखने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी। नलिन ने कहा, तुम जानते हो, जब मैंने पहली बार वो आवाजें सुनी तो मुझे लगा शायद मेरे दादा लौट आए हैं। अब समझ आया, लौटने वाले हम ही थे, अपने भ्रम से बाहर। व्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, सच की तरफ लौटना भी पुनर्जन्म है। अजीत ने कहा, और अगर सच भी डरावना हो तो भी उसे देखना चाहिए। व्योमकेश ने उत्तर दिया, क्योंकि जो सच को देखने की हिम्मत रखता है वही जीवन का अर्थ समझता है। दोपहर ढलने लगी थी। हवेली की दीवारें अब पहले जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें उजाला था। बाहर के बरामदे में हरिपदा पुराने गमले में मिट्टी पलट रहा था। कुसुम उसके पास बैठी थी, कुछ कह रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अजीत ने वह दृश्य देखा और कहा, डर का अंत इतना साधारण भी हो सकता है। डर का अंत हमेशा साधारण होता है, व्योमकेश ने कहा, क्योंकि डर का सौंदर्य उसकी अतिशयोक्ति में है। जब वह खत्म होता है तो पीछे वही रह जाता है जो था, सामान्य जीवन। नलिन ने पूछा, और अब आप क्या सोचते हैं? क्या मेरे दादा के प्रयोग किसी अर्थ में सफल थे? व्योमकेश ने कहा, हां, अगर उन्होंने हमें यह सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा प्रयोग सत्य की खोज है तो वह सफल थे। उन्होंने अमरता नहीं पाई, पर उन्होंने अमर प्रश्न छोड़ा, क्या भय के बिना जीवन संभव है? अजीत ने कहा, और तुम्हारा जवाब? व्योमकेश ने मुस्कुराया, भय तो रहेगा, क्योंकि वही चेतना का हिस्सा है। फर्क इतना है कि अब हम जान गए हैं कि भूत हमारे बाहर नहीं, भीतर रहते हैं। आसमान में बादल हट गए थे। बालीगंज की गलियों से आती रोशनी ने हवेली के बरामदे को सुनहरी बना दिया था। व्योमकेश ने अपनी डायरी बंद की और उठते हुए कहा, चलो अजीत, अब यहां से चलते हैं। यह रहस्य खत्म नहीं हुआ, बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अगला रहस्य शायद फिर किसी डर की परछाई में मिलेगा। अजीत ने कहा, और अगर वो डर असली हुआ तो? तब भी मैं वही करूंगा जो आज किया। पहले कारण खोजूंगा, फिर निर्णय दूंगा, और अगर कारण न मिला तो तब उसे कविता मान लूंगा। उसने हंसकर कहा, क्योंकि हर अनसुलझा रहस्य कविता बन जाता है। दूर ट्राम की घंटी बजी। हवेली की दीवारों पर धूप का आखिरी टुकड़ा फिसला और फिर गायब हो गया। व्योमकेश ने पलटकर एक बार घर की ओर देखा। वहां अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ शांति। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, सत्य और छाया का फर्क सिर्फ एक रोशनी का होता है, और आज रोशनी हमारी तरफ है। वे दोनों सड़क की ओर बढ़ गए और पीछे वह हवेली जो कल तक डर की पनाह थी, आज बस एक पुरानी इमारत रह गई थी, जिसके भीतर डर नहीं, एक कहानी रह गई थी। भोर धीरे धीरे छतों पर उतर रही थी और बालीगंज की हवेली, जिसमें रात भर डर का कारोबार चला, अब एक थकी हुई लेकिन स्वच्छ सांस ले रही थी। भीगी दीवारों की गंध में एक नया सुकून घुला था। बरामदे के सामने आम के पेड़ से टपकती बूंदें टीन की छत पर गिरती तो छोटी छोटी घंटियों जैसी आवाज बन जाती। अजीत ने रेलिंग पर झुककर बाहर देखा। सड़क पर दूध वाले की साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दूर ट्राम की पटरी सुबह की हल्की रोशनी में
चांदी की रेखा जैसी चमक रही थी। उसने लंबी सांस लेकर कहा, रात सचमुच लंबी थी। ब्योमकेश ने दरवाजे की जाली को भीतर से खटखटाया, जैसे उसकी बुनावट में कुछ पड़ रहा हो। लंबी रातें वही याद रहती हैं जिनमें आदमी अपने भीतर की आवाज सुन ले। उसने शांत स्वर में कहा, और कल हमने वह आवाज सुनी, डर की और तर्क की। नलिन आंगन से होकर आया। चेहरे पर थकान का हल्का पर्दा था, पर आंखों में एक अजीब सी शांति। सब खत्म हो गया? उसने पूछा। जो झूठ था वह खत्म हुआ, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। अब सच का काम शुरू है। स्मृतियां संभालना, दस्तावेज बचाना और भीतर के भय को नाम देकर विदा करना। लता ने थाली में चाय रखी। कप की गर्मी हथेलियों में पहुंचते ही अजीत को याद आया कि रात कितनी ठंडी थी। दिया कांपता था, घड़ी रुकती थी और सीढ़ियों पर अनजानी आहटें पथ बनाती थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब अगर कोई घड़ी रुकेगी तो मैं पहले उसकी पीठ देखूंगा, भूत नहीं। लता ने धीरे से पूछा, कुसुम सो रही है? नलिन बोला। बहुत रोई, फिर शायद हल्की नींद आ गई। नींद वही आती है, ब्योमकेश बोला, जिसे मन भीतर से माफ करना सीख ले। उसे दोषी मत मानो। उसे किसी और की योजना ने इस्तेमाल किया। हरिपदा चौखट के पास खड़ा था। उसने संकोच से हाथ जोड़ दिए। बाबू, गलती हो गई। मैं तो सोचता था आत्मा नाराज है। रॉय बाबू कहते थे, रस्सी हिलाओ, खिड़की खोलो तो सब शांत होगा। डर को भाषा चाहिए होती है, ब्योमकेश ने कहा, और अंधविश्वास वही भाषा बन जाता है। याद रखो, जो तुम्हारे भरोसे से खेलता है वही सचमुच अपराधी है। बरामदे में बैठते हुए उसने नलिन से कहा, तहखाने की डायरी शहर के अभिलेखागार को दे देना। निजी अलमारी में बंद सच समय के साथ अफवाह बन जाता है। नलिन ने सिर हिलाया। मैं दादा के नाम पर एक दिया वहां रोज जलाऊंगा, डर के लिए नहीं, जिज्ञासा के लिए। अजीत ने हंसकर कहा, और अगर कोई आत्मा आई तो? तब उससे सबसे पहले एक सवाल पूछना। ब्योमकेश बोला, क्या तुम्हें किसी इंसान ने भेजा है? हवेली अब जैसे किसी नए क्रम में व्यवस्थित हो रही थी। नौकर आंगन धो रहा था। बरामदे में रखे गमलों में मिट्टी उलट पलट कर धूप लगाई जा रही थी। पिछले दरवाजे पर पुलिस की जीप खड़ी थी। रॉय को सुबह अदालत ले जाया जाना था। जब उसे बाहर लाया गया तो उसके चेहरे पर थकावट के नीचे एक चोटिल गर्व था। उसने चलते चलते कहा, मैं ज्ञान को मुक्त करना चाहता था। तुम लोग उसे दीवारों के भीतर कैद रखना चाहते हो। ब्योमकेश उसके पास से बिना उत्तेजना के गुजरा। ज्ञान का काम डर बनाना नहीं है, उसने कहा। जो ज्ञान मनुष्य की स्वतंत्रता बढ़ाए वही प्रकाश है। जो ज्ञान भ्रम रचकर मासूमों को मोहरा बनाए वह अंधकार है। रॉय ने आंखें मोड़ लीं। जीप आगे बढ़ गई। उसके धुएं की रेखा सुबह की हवा में घुल गई। कुछ देर सब चुप रहे। फिर लता ने पूछा, क्या कभी यह सब फिर लौट सकता है? यदि हम सवाल पूछना छोड़ दें, ब्योमकेश ने कहा, तो हर झूठ लौट आता है। डर की उम्र वही है जितनी हमारी चुप्पी की। चुप्पी टूटी नहीं तो भूत का कारोबार फिर शुरू। अजीत ने कप खाली किया और कहा, चलें? चलते हैं, ब्योमकेश बोला। शहर के पास हमारी थकान का इलाज है। सामान्य जीवन की आवाजें। वे गेट से बाहर निकले।
सड़क की मिट्टी ने जूतों पर हल्की भूरी रेखाएं बना दीं। हवा में चाय और भीगी पत्तियों की मिली जुली गंध थी। रास्ते में दूध वाला, अखबार वाला, स्कूल जाते बच्चे सब अपनी अपनी रफ्तार में लौट आए थे। अजीत ने धीरे से कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग डर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि डर कहानी का सबसे आसान पात्र है, व्योमकेश ने उत्तर दिया। उसकी आंखें नहीं होती, हम अपनी कल्पना से बना देते हैं। और जिस चीज में हम अपना चेहरा देख लें, उससे निकलना कठिन हो जाता है। इसलिए डर बेचने वालों की दुकानें कभी खाली नहीं पड़ती। एक मोड़ पर एक छोटी किताबों की दुकान मिली। शीशे के भीतर एक पुरानी घड़ी रखी थी, जो अब बिल्कुल सही समय दिखा रही थी। अजीत मुस्कुराया। देखो, अब कोई सुई नहीं अटकी। जब डोर कट जाती है, व्योमकेश बोला, तो समय अपनी प्रतिष्ठा वापस पा लेता है। रात की व्यवस्था इंसानी थी, इसलिए सुबह उसे निरस्त करना आसान हुआ। आगे चलते हुए वे परेड मैदान के पास पहुंचे। घास पर रात की ओस मोती सी चमक रही थी। हवा किसी पुराने गीत का बंद सा लगती थी, धीमा, परिचित, सुकूनदेह। अजीत ने पूछा, अगर रॉय पकड़े न जाते तो एक और रात लंबी हो जाती। व्योमकेश ने कहा, पर भोर आती रहती। अपराधी जितनी भी चतुराई कर ले, उसका एक पल ऐसा आता है जब उसका अपना डर उसकी योजना में छेद कर देता है। वही पल जांच का अवसर होता है। अजीत ने डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाए। हर केस तुम्हें थोड़ा बदल देता है, तुम अक्सर कहते हो। इस बार क्या बदला? शायद यह समझ, व्योमकेश बोला, कि विज्ञान और अंधविश्वास की सीमा रसायन की बोतलों से नहीं, मन की ईमानदारी से तय होती है। उपकरण वही थे, पर मकसद अलग। जब मकसद ईमानदार हो तो प्रयोग ज्ञान बनता है। जब मकसद स्वार्थी हो तो वही उपकरण भय की दीवारें खड़ी करते हैं। और लोगों का क्या? लोग वही देखते हैं जो उन्हें देखने की आदत है। उसने कहा, हमने आदत बदलने का छोटा सा काम किया, सवाल पूछने की। आदतें बदलें तो शहर की धड़कन बदलती है, और धड़कन बदले तो डर की चाल ढीली पड़ जाती है। नदी की ओर जाते रास्ते पर हवा थोड़ी तीखी थी। पुलिया के पास रुककर दोनों ने नीचे बहते पानी को देखा। हल्की लहरों में सुबह का सूरज टुकड़ों में टूट रहा था। तुम भूतों पर विश्वास नहीं करते? अजीत ने आधी मुस्कान से पूछा। मैं मनुष्य पर करता हूं, व्योमकेश ने कहा। भूत हमारे भीतर रहते हैं। अपमान का, असफलता का, अकेलेपन का। जो आदमी अपने भीतर के भूतों को नाम दे देता है, वे उसी पल छोटे हो जाते हैं। जो नहीं दे पाता, वह उन्हें बाहर की दीवारों पर टांग देता है, और फिर पूरा घर उनसे डरने लगता है। कल किस भूत का नाम सामने आया? लालच का, उसने सहजता से कहा। और थोड़ा सा भुला दिए जाने का डर। दोनों ने मिलकर एक वैज्ञानिक की समझ को अंधेरा कर दिया। फुटपाथ पर एक अखबार वाला बंडल खोल रहा था। छोटे कॉलम में खबर थी, बालीगंज की हवेली में अजीब घटनाएं। भूत का प्रसंग निराधार निकला। अजीत हंसा। समाचार छोटा, पर रात बड़ी। समाचार वही लिखता है जो भीड़ पढ़ ले, व्योमकेश बोला। बाकी कहानी शहर अपने अंदर लिखता है, यादों में, आहों में, और कभी कभी बच्चों की हंसी में। दोपहर की तरफ समय खिसकने लगा।
सूरज ऊपर चढ़ आया। दोनों अपनी सड़क की ओर लौटे। रास्ते में एक चाय वाले का ठेला मिला। अदरक की खुशबू हवा में थी। चाय पर बैठते ही अजीत ने पूछा, अगर कुसुम और हरिपदा साथ न देते तो क्या योजना चल पाती? योजनाएं अकेले नहीं चलती। व्योमकेश ने कप हाथ में लेते हुए कहा, उन्हें ऐसे हाथ चाहिए जो खुद को सही मान लें। इसलिए डर का सौदा सबसे पहले भरोसे के घर में होता है। जहां भरोसा अंधा हुआ वहां योजना पूरी, और जहां भरोसा सीख ले सवाल पूछना, वहां डर की जड़ हिलने लगती है। चाय का पहला घूंट भीतर तक उतर गया। आंखों के सामने रात के दृश्य थोड़ी देर के लिए फिर उभरे। कांपती लौ, हिलता पर्दा, रुकती घड़ी, और फिर जैसे किसी ने धीरे से पर्दा हटाया, सब स्पष्ट हो गया। अब अगला केस? अजीत ने आधी शरारत से पूछा। केस चलते फिरते आदमी हैं। व्योमकेश मुस्कुराया। हम जितनी जल्दी उनसे मिलने की कोशिश करते हैं वे उतनी जल्दी रास्ता बदल लेते हैं। हमें बस तैयार रहना है। नजर, धैर्य और थोड़ा सा कविता। कविता? हां, उसने हल्का सिर हिलाया। क्योंकि कविता जोड़ती है और जांच खोलती है। दोनों साथ हों, आनोश हों, तो आदमी सूरत भी देखता है और अर्थ भी। सड़क के उस पार एक स्कूल छूटा। छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे बाहर निकले तो शहर की आवाज में एक नया रंग घुल गया, ऊर्जा का। तुम्हें कभी लगता है, अजीत ने पूछा, कि हम जो खोजते हैं वह अंततः बहुत साधारण होता है? सच साधारण ही होता है, व्योमकेश ने उत्तर दिया। हम ही उसे असाधारण बनाने के लिए परतें चढ़ाते हैं। डर की, लालच की, प्रतिष्ठा की। पर जब परतें उतरती हैं तो नीचे वही साफ चेहरा निकलता है, मानव मन। उस चेहरे को पढ़ लेना, घंटा घर की धुन दूर तक बही और दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, दिन की रोशनी में अपने कदम मिलाते हुए। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारा सफर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला राज, अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। अपने विचार और सुझाव कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे हर नई कहानी सुनाने की ताकत देते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए।